हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4th एंड 5th को एक साथ, मींस कंप्लीट मैग्नेटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। एंड ये सिंगल वीडियो रहेगा, वन शॉट वीडियो रहने वाला है। आपके दोनों चैप्टर एक ही सिंगल वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। एंड इसकी पीडीएफ लेने के लिए जो ये वीडियो आपको मिल रही है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल जो है वो है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। एंड वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपकी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब वीडियोस का, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। पीडीएफ आपको मिलती है नोट्स की, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड की जाती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सभी आपको वहाँ पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4th एंड 5th एक साथ करेंगे। एंड वन शॉट रहेगा, ये पहले ही बोल दिया मैंने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4th को। चलिए, तो चैप्टर 4th की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चैप्टर 4th जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसको हम पढ़ रहे हैं। एंड सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। आपके पास क्या होगा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, या फिर आपके पास एक बार मैग्नेट होगा। तो इनके चारों तरफ का जो स्पेस होता है, या इसके चारों तरफ या इसके चारों तरफ, जो चारों तरफ का स्पेस होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। एंड आप बोल सकते हैं 1 गोज, जो कि CGS में है, ये आपकी जो थी ये SI यूनिट है। ठीक है। एंड 1 गोज की अगर हम बात करें तो 1 गोज कितना है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, या आपके पास बार मैग्नेट हो, उसके चारों तरफ का स्पेस जिसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को फील किया जा सके, सिंपल है कि वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बात करें कि ये किससे शो किया जाता है, तो ये कैपिटल B से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है भाई? कैपिटल B से शो किया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले से नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। 2 घंटे या 2 घंटे 30 मिनट में दोनों चैप्टर हमारे कवर हो जाए। ठीक है। बात करें नेक्स्ट एस्टेड एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगा था, वो किनको पता लगा था? वो पता लगा था एस्टेड को। वो क्या कर रहे थे? वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई थी, साथ में कुछ की थी। एंड वो एक कंडक्टर में से करंट को पास कर रहे थे, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड साथ में उस वायर के नीचे एक कंपस जो है वो पड़ी हुई थी, एक नीडल पड़ी हुई थी, जिसको मैग्नेटिक नीडल भी आप बोलते हैं। मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो हमें डायरेक्शन बताती है अर्थ के ऊपर। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये स्विच को ऑन किया, तो यहाँ से करंट जैसे ही चला, तो ये जो यहाँ पर जो ये आपकी नीडल रखी है, इसमें क्या हुई भाई? डिफ्लेक्शन हुई। अब उन्होंने एक बात सोची कि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट किया गया, क्योंकि नीडल जो है वो किसकी बनी होती है? मैग्नेट की बनती है। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैग्नेट को नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई है। मीन्स अगर नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या थी दया? यहाँ पर क्या गड़बड़ थी? तो वो गड़बड़ क्या थी भाई? उन्होंने फाइंड आउट करा कि यहाँ पर पास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ही जो है नॉर्थ साउथ जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो एस्टेड ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, कि क्या होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ के स्पेस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है, व्हेन K इज क्लोज्ड देन डिफ्लेक्शन अकर इन द कंपस नीडल एंड वाइस वर्सा। मतलब जब K को हम ओपन भी करते हैं, मतलब क्या होगा? यहाँ से करंट गया, इसमें जा रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन है। जैसे आपने बंद किया तो यहाँ से करंट कम होना शुरू हुआ, मतलब डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन है। ठीक है। हमने रिवर्स कर दी इसकी पोलैरिटी, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। समझ गए? चलिए, तो ये थे एस्टेड। कौन थे भाई? ये एस्टेड थे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब एस्टेड ने क्या करा? एस्टेड ने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उन्होंने बता दिया कि किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस और साथ में कोई भी आपके पास मैग्नेट हो, उसके चारों तरफ का स्पेस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिंपली उन्होंने बता दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो नहीं बता पाए। तो डायरेक्शन के लिए हमें अलग अलग रूल पढ़ने पड़ते हैं। एंड जैसे कि पहला रूल आपके पास राइट हैंड पाम रूल।
ठीक है, आपको अपना राइट हैंड ऐसे करना है, ठीक है, एंड साथ में इस अंगूठे को ऐसे सीधा कर देना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, देखो व्हेन वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, एंड जो ये फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स हैं किसकी डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन जो पाम का एरिया वेक्टर होगा, जो हमारा ये पाम है इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब ये पाम जिस साइड में डायरेक्शन होगी इसकी, तो वो होगी हमारी किसकी डायरेक्शन भाई, वो होगी हमारी किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखो इफ वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर आर टुवर्ड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द पाम। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी। यहाँ पर जो फोर्स होगी भाई वो पाम पर होगी, ऐसे यहाँ पर जो फोर्स होगी वो बिल्कुल पाम पर होगी। कहने का मतलब आपको अंगूठा कर लेना है किधर, अपने करंट की डायरेक्शन में, एंड जो आपकी फिंगर है वो किसको शो कर रही होंगी, वो फिंगर आपको शो कर रही होंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ने मतलब ये बताया गया आप लोगों को, हम लोगों को, हम भी पढ़ के आए हैं, आप लोगों की तरह ही छोटी कक्षा में थे। ठीक है, चलिए सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, एक नट बोल्ट की कहानी है, सिंपल। यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो आपके पास ये एक नट बोल्ट है, मतलब आप इसको स्क्रू भी बोल सकते हो, ये एक स्क्रू है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। मतलब एक कॉमन सी बात है कि जब आपकी टिप ऊपर जाएगी वो कैसे जा सकती है, जब आप इसको ऐसे घुमा रहे होंगे, मीन्स जैसे ये है अभी ऐसे घूम रहा होगा, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आपकी टिप कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है टिप, ये किसको शो कर रही है, ये करंट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है भाई, करंट को। एंड जो रोटेशन होगा स्क्रू का, जो आपका रोटेशन होगा स्क्रू का, वो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको पीछे की तरफ घुमा रहे हो, मतलब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो, पहले ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, उल्टा घुमा रहे हो, तो ये नीडल कहाँ होगी, नीडल नीचे की तरफ आएगी। नीडल कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो आ रही होगी वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। तो इसको बोला जाता है मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल बोला जाता है इसको। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल बोला जाता है। क्लियर है भाई, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। राइट हैंड थंब रूल बहुत ज़्यादा सिंपल। देखिए आपको क्या करना है, एक कंडक्टर लेना है इस तरीके से। ठीक है, आपको अपना राइट हैंड का जो थंब है वो इस तरीके से पकड़ना है कि जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, एंड जो आपकी फिंगर होंगी, जो ये फिंगर मुड़ रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल फिंगर, ये किसको शो कर रही होंगी, ये किसको शो कर रही होंगी, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो कर रही होंगी। किसको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो कर रही होंगी। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरे केस में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो हमने क्या किया, थंब को नीचे की तरफ किया। जो आपकी फिंगर्स चल रही हैं ऐसे चल रही है, ये देखिए ये अब ऐसे घूम रही है ना फिंगर, तो ये फिंगर किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो ये होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहाँ पर ये नोट्स बना के रखे हुए हैं, बताए हुए हैं, अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, बट मैं जोर दे रहा हूँ कि आपको समझ जल्दी आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, आप बोल सकते हो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन इसकी डेरिवेशन भी आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं आती इसकी, छोटी सी डेरिवेशन है। होता क्या है इस लॉ में, हमें करना क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब हम एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे जिसको लेंथ बोल रहे हैं हम डी है, और उसकी वजह से हम कुछ भी नियर बाय जो पॉइंट होगा, जैसे हम पी बोल रहे हैं, ये वाला पी, एंड यहाँ पर है ये आपका लेंथ एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं डी एल। इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे गिवन होता है, बायट-सैवर्ट्स ने बताया। बायट-सैवर्ट्स जो थे वो दो साइंटिस्ट थे, एक बायट थे एंड एक सैवर्ट्स थे। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मान लीजिए आपके पास एक लेंथ एलिमेंट है डी एल, तो इस लेंथ एलिमेंट डी एल में से जितना करंट जा रहा होगा आई, वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर। कॉमन सी बात है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा कीजिए, एंड जो आपकी फिंगर होंगी वो इधर ऐसे आ रही होंगी, अंदर जा रही होंगी, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसा है, अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है भाई फील्ड। क्लियर है। तो इन्होंने बताया कि जो डी बी होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें से जाने वाले करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन ये लेंथ एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर है? चलिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। जब हम इनको कवर करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके हम लगाएंगे कांस्टेंट के, एंड उस के की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट? जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते थे, परमिटिविटी होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, ऐसे ही यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी होता है। क्या होता है? परमेबिलिटी। क्लियर है? चलिए, तो आपके पास आ गया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये इसकी सिंपल फॉर्म है एंड ये इसकी वेक्टर फॉर्म है भाई। क्लियर है? ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास? डी बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? आर कैप का आर कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आर कैप आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या होगा? आर कैप का मतलब कि आर वेक्टर बाय आर क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो ये बन गए क्यूब, तो नीचे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ऊपर जो ये आर वेक्टर है, ऊपर जो ये आर वेक्टर है, ये आपके साथ क्या करेगा? इस डी एल के साथ क्रॉस बना लेगा। साइन थीटा को ख़त्म कर देंगे तो क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? एंड यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर आएगा आपके पास। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा आपके पास? क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि आप आर कैप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आर कैप मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुआ आपके पास भाई बायट-सैवर्ट्स लॉ। मतलब बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कर रहा है? बायट-सैवर्ट्स लॉ आपको छोटे से लेंथ एलिमेंट में से जितना करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? तो भाई किसी भी साइड में मान लेना, इस साइड या इस साइड, जहाँ पे भी आपको निकालनी है, तो सिंपल आपको यूज़ करना क्या? राइट हैंड थंब रूल। बस एक चीज़ याद रखना, जिस प्लेन में आपका लेंथ एलिमेंट होगा डी एल और पोजीशन वेक्टर होगा आर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड होता है ये, उस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड होता है ये। क्लियर है? सिंपल है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो हम डी एल ले रहे हैं, ये डी एल ले रहे हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब ये जो डी एल वैक्टर है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इधर ये इसके साथ है ये पोजीशन वेक्टर जहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाता है एंगल थीटा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि हमने डिस्कस किया अच्छे से। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड आगे इसकी एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, एंड बाकी ये वैल्यूज़ हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यूज़ हैं, इनको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी होती है भाई। ठीक है, चलिए सॉरी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहती है आपको? देखो, सबसे पहले देखो, वैसे तो हमारे पास 4-5 एप्लीकेशन है इसकी, लेकिन जो हमारे कोर्स में है, जो हमारे सिलेबस में है, वो एक ही है। तो इसको अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, और एक्सिस पे निकालना है किसके? सर्कुलर करंट लूप के। क्या करोगे आप? एक सर्कुलर करंट लूप लोगे आप, एंड उसके एक्सिस पर कहीं पॉइंट पी पर आप फील्ड निकाल रहे होंगे। ठीक है, क्या निकाल रहे होंगे आप? फील्ड निकाल रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले एक कॉइल लिए इस तरीके से, ये सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। इसमें से करंट कैसा जा रहा है? इसमें से करंट जा रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज। अब कई महानुभव जो होंगे वो कहेंगे इसमें से क्लॉकवाइज करंट क्यों नहीं गया? चला जाएगा क्लॉकवाइज। आप जो डायग्राम है उस साइड बना लेना, आप जो डायग्राम है वो उस साइड बना लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहले तो ये रिंग लिया, इसमें से करंट बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सिस बनाया, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे कहीं पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या? पी नाम दे दिया हमने इसको। क्या नाम दे दिया? पी नाम हमने इसको दे दिया है। रुकिएगा, इसको लिख देते हैं इस तरीके से। चलिए, तो बैकग्राउंड नॉइस को जो है अवॉइड करें। ठीक है, रूम में आना जाना लगा रहता है। आगे देखिएगा, अब आगे क्या है भाई आपके पास? आगे अब सिंपल सी बात है, अब हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, क्योंकि बायट-सैवर्ट्स को क्या कहता है कि आपको एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, जो कि क्या है? ए बी है, जिसकी लेंथ कितनी है? डी एल है। इसका एरिया वेक्टर अगर हम देखें, देखिए ये रखा कैसे हुआ है? ये इस तरीके से रखा हुआ है कि ऐसे, मीन्स वर्टिकल पोजीशन आप बोल सकते हो, वर्टिकल प्लेन बना रहा है ये रिंग, ऐसे रखा हुआ। मतलब एक जो सिरा है वो
आपके पेज को, जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा है, इसको टच कर रहा है, एक आपकी तरफ है, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ ये, ठीक है। तो उस पर हम एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं ए बी, तो उसका हम लेंथ एलिमेंट का वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर कैसे निकाल लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो हमने डायरेक्शन की तरफ, करंट के डायरेक्शन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये बन गया आपके पास लेंथ एलिमेंट का वेक्टर। मतलब वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है एंड आप इस पॉइंट से, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हो? फील्ड निकालना चाह रहे हो। क्लियर है? कहने का मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर एंगल बना, वो कितना बना? 90 का बना भाई। कैसे बना सर? ये देखो आपकी तरफ है, मतलब आप देख रहे हो तो आपकी तरफ ये क्या हुआ? लेंथ एलिमेंट हुआ। एंड इससे यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। यहाँ पर देखिए ऐसे लेंथ एलिमेंट है, यहाँ पर से हम किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर जब जा रहे हैं तो ये एक प्लेन बन गया। क्या बन गया? ये एक प्लेन बन गया भाई। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो फील्ड, इधर हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो फील्ड इधर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम इधर से लेंगे तो इधर वाले में करंट की डायरेक्शन में आप निकाल दोगे क्या? इसका वेक्टर, लेंथ एलिमेंट वेक्टर, एंड उसको मीट कर दोगे इससे, तो ये भी क्या बन गया? एक प्लेन बन गया। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब एक फील्ड आपका इधर जा रहा है, एक फील्ड आपका इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट होगा इधर। कॉमन सी बात है। तो अगर आपका रिजल्टेंट होगा इधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब इनको कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा सर? कॉमन सी बात है, ये एंगल अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये एंगल कितना हो रहा है? ये एंगल 90 माइनस थीटा ऑल्सो, तो ये एंगल कितना होगा? इधर वाला थीटा हो जाएगा भी। कॉमन सी बात है। देखो ना, अगर मैं इसको लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एंगल कितना बचेगा? थीटा ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि अरे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये कट गया इससे, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बचने वाला है? थीटा, यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया कि एंगल को कैसे लिया गया है। चलिए अब उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो बेस कंपोनेंट मीन्स बेस के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे कोस कंपोनेंट आ जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई इनको कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे आपके कोस कंपोनेंट। एंड कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स वाई जो हमारा फील्ड होगा वो सिर्फ कोस कंपोनेंट की वजह से होगा। एंड यहाँ पे देखो ये था आर डिस्टेंस, ये हमने एक्स लिया, तो कॉमन सी बात है ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर के इक्वल होगा स्मॉल के। एंड ये किससे किया हमने? किससे किया आपने? ये सिंपल हाइपोटेन्यूस जो रूल होता है हमारा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, वो लगा दिया हमने। चलिए तो यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू बी एस एल मतलब बाइट सेवर्ट्स लॉ, हम कैसे लिख सकते हैं? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है सर? डिस्टेंस ही तो लिखना होता है, आपको आर स्क्वायर करना होता है ना। तो आर स्क्वायर तो ये रहा, कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई ये लेंथ एलिमेंट है, जहाँ तक आपको निकालना होता है वहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब ये 90 कैसे आ रहा है? हमने क्या कहा था कि जहाँ से हम मीट कर रहे होते हैं वो, और जिस लेंथ एलिमेंट की वजह से निकाल रहे होते हैं, उनके बीच का एंगल देखते हैं। तो यहाँ वो एंगल कितना है? 90 डिग्री है। जैसे लेंथ एलिमेंट आपकी तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में होता है वो, एंड यहाँ से हमने इस पॉइंट से मीट कर दिया, तो देखो ना कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रख दिया क्या? 90 डिग्री। अब साइन 90 हो गया 1। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वो सारी कहानी बता दी गई है कि साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है और जो कोसाइन कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में। मतलब आपका जो फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? वो इंटीग्रेशन करेंगे हम, मतलब जोड़ देंगे डी बी कोस थीटा कंपोनेंट्स को। तो डी बी की वैल्यू पिछले वाले पेज से हम ले लेते हैं, ये वाली, इसको यहाँ पर रखेंगे। साइन थीटा जो था वो 90 हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ ये। आगे कौन है? कोस थीटा। कोस थीटा कहाँ से निकलेगा भाई? ये रहा एंगल थीटा, तो इस ट्रायंगल से निकल जाएगा। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस एंड ये हुआ आपके पास बेस। क्लियर है? तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज आर, हाइपोटेनस इज दिस 1/2। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आर की वैल्यू। ठीक है, हमें हाइपोटेनस चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे आ गया 1/2। बस बाकी चीज़ों को बाहर किया, इंटीग्रेशन की किसकी? डीएल की इंटीग्रेशन की। क्यों डीएल की? क्योंकि हम इसी की लेंथ को ही तो मेजर कर रहे हैं, मतलब इसको ही तो यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो पूरी को जोड़ देते हैं, पूरी को जोड़ा तो क्या बनेगा? 2 पाई रेडियस बनेगा, रेडियस इज कैपिटल आर,
तो 2 पाई से ये 4 पाई कट हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास 2 एंड ये हो गया आपके पास फॉर्मूला बायट-सैविट्ज लॉ का। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बायट-सैविट्ज लॉ का जो हमारा फॉर्मूला है सर्कुलर कॉइल का एक्सिस पे फील्ड निकालने का, वो हो चुका है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है? देखिए बाकी ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, डेरिवेशन निकालना हमें सिर्फ इसका ही करना है क्योंकि ये कोर्स में है हमारे पास। सेंटर पे अगर हम बात करें, सेंटर मतलब यहाँ पे ना निकालने की बजाय हम यहाँ पे निकाल लें, तो इसका मतलब यहाँ से उठ के हम यहाँ पे आ गए, यही बात कर रहे हो ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0। कॉमन सी बात है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। x की वैल्यू 0 हुई तो मतलब r², उसके ऊपर पावर कितनी है? 3/2। ये देखिए ना 3/2 है, ये r² है। तो यहाँ से ये किसके साथ कटा? r³ और ऊपर r² है, तो मतलब ये माइनस हो गई, तो बचा नीचे सिर्फ r, ऊपर से r कट गया, तो आपके पास आया सॉरी μ0 IR² अपॉन 2r³ 3/2। वो बता दिया मैंने कैसे कट जाएंगी पावर, नीचे क्यूब होगा, ये क्यूब इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा क्या? B = μ0 I अपॉन 2r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका अगर आपको सेंटर पर निकालना है। एंड मोस्टली जो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं वो इसी फॉर्मूले पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आपको एक आर्क दे रखी होगी जिसमें से करंट जा रहा होगा। ठीक है, एंड जो आपका रेडियस है वो उनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा थीटा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा ही फॉर्मूला याद करना है, μ0 अपॉन 4 पाई तो होगा, μ0 अपॉन 4 पाई तो होगा, साथ में क्या होगा? आई थीटा क्या है भाई? इसमें से करंट जा रहा है एंड ये कितना पोर्शन कवर कर रहा है? तो ये कवर कर रहा है कितना? ये थीटा के साथ, तो इसको थीटा को भी मल्टीप्लाई करना है एंड नीचे लिख देना कितने डिस्टेंस पर, वो होगा r। मतलब आर्क के लिए आपको क्या करना है? μ0 अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय स्मॉल r करना है। क्लियर? मतलब अगर कैपिटल R होता तो कैपिटल R कर देते, कोई खास बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको सेमी सर्कल दे रखा है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए डायरेक्ट, μ0 I अपॉन 4r दे रखा आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको याद करना है। इसी तरीके से आपके पास कंडक्टर के लिए μ0 अपॉन 4 पाई 2I बाय r होता है। ठीक है, μ0 4 पाई 2I बाय r होता है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये ACL में भी आता है, तो बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसे पढ़ा होगा μ0 I अपॉन 2 पाई r, आपने ऐसे पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 रख रहे हो, नीचे भी 2 कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 बना रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है 10 - 7 होती है, तो उसको लिखने के लिए डायरेक्ट हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो फालतू चीज़ों को अब पेपर के टाइम पर नहीं पढ़ना। ठीक है, अपने सारे साम दाम धन बेड़ जो है यहाँ पे लगा देने आपने। अब जो चीज़ याद भी नहीं हो रही रट्टे मार दो भाई, पक्का बस। चलिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की अगर हम बात करें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है? जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो फील्ड कहाँ होगा? इसके चारों तरफ होगा, इस तरीके से डायरेक्शन ऐसे होगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है अभी। ये कैसे है कि ये आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कंडक्टर, इसके चारों ओर फील्ड बन रहा है। देखिए फील्ड बन रहा है ना। मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कहाँ जा रहा होगा? यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इधर से घूम के ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, तो ये मैंने वेक्टर बना रखा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लूप बन रहा है इसके चारों तरफ, इस लूप में मैं नोट कर रहा हूँ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस लूप को बोलते हैं क्या? इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्लियर है? इस लूप को क्या बोलते हैं? इस लूप को बोलते हैं हम एम्पीरियन लूप। चलो एम्पीरियन लूप बोल दिया। अब इसके बाद अब यहाँ पर ये है एक रेडियस इसका जो कि क्या है? r है। मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर से डिस्टेंस r पर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अगर मैं बोल दूँ कि पूरे पे बताओ लूप पे कितना होगा, मान लो पहले छोटे से की बात करते हैं। छोटे सी लेंथ ली, यहाँ से dl रखी, इसमें कितना फील्ड है वो रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास BDL। ये BDL किसकी वजह से बन रहा है? यहाँ से जाने वाले करंट की वजह से बन रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे के लूप का, पूरे लूप में कितना फील्ड बन रहा है, मतलब इस करंट में से जितना करंट जाने से लूप के अंदर जितना फील्ड कैद हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है, वो होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। सॉरी, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, छोटी छोटी लाइनों को जोड़ तो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, कि इन छोटे छोटे टुकड़ों पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड है सबको जोड़ दो। तो सिंपल सी बात है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रल मतलब जोड़ना।
किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। कहाँ पर जोड़ रहे हैं? अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम। किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप। कि इस लूप में से जितना करंट होके जा रहा होगा, उस लूप में से जितना करंट होके जा रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम। क्लियर है? तो इसको फॉर्मूला है, जल्दी से याद कर लेना। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। इसकी वीडियो की, इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको जो ले सकते हैं आप। चलिए, अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की। हमारे पास दो मेन एप्लीकेशन है, एक है सोलिनॉइड और एक टोरॉइड, लेकिन एक स्ट्रेट कंडक्टर की भी है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप फील्ड निकालते हो वो डायरेक्शन तो आपको पता ही लग जाएगी कैसे फील्ड निकालना है। सिंपल, आपने डीएल हम ले रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन भी तो आपको निकालनी है। तो उसकी डायरेक्शन भी क्या करते हैं हम? टेंजेंट ड्रॉ करना। आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब यहाँ पे कहानी आप चेंज हो गई, आप फील्ड के डायरेक्शन में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको लेंथ एलिमेंट मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ से जा रहा है करंट इस कंडक्टर में से, चारों ओर फील्ड बन रहा है जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर चेक करूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं लेंथ एलिमेंट लूँ DL, तो इसका जो वेक्टर होगा लेंथ एलिमेंट का वो कहाँ जा रहा होगा? सीधा मतलब ऐसे आपकी तरफ। साथ में B कैसे जा रहा है? वो भी इसी साइड जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री है। कितना है थीटा? 0 डिग्री है। तो बस ACL के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि B.dl क्या होता है? म्यू नॉट I होगा, जो इसमें से करंट जा रहा होगा उसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, एंड इसको ओपन करेंगे तो cos बन जाएगा। एंड थीटा यहाँ पे कितना है? जैसे कि मैंने बोला है 0 है। कितना है? 0। तो cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 इज़ 1। तो बचेगा यहाँ से सिर्फ कितना? B.dl। एंड B तो हमें फाइंड आउट करना है, B को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसकी करेंगे? DL की। इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं? इसको जोड़ रहे हैं ना, इसकी लेंथ को जोड़ रहे हैं, तो मतलब सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं इसकी, तो क्या हो जाएगी वो? 2πr। तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, जो अभी हम पीछे करके आए थे। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। आगे की तरफ आती है हमारे पास सोलिनॉइड के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि जो सोलिनॉइड होता है उसमें सारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब बाहर कुछ भी आपको फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? ये लिखा भी हुआ यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड जो ये डायरेक्शन है, ये क्या है? डायरेक्शन, ये जो डॉट है और ये जो क्रॉस है। देखिए, डॉट और क्रॉस चाहे आप करंट के लिए यूज़ करें, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करें, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। डॉट का मतलब क्या है और क्रॉस का? डॉट का मतलब है कि आपकी तरफ आना, मतलब आउट होना। यहाँ से क्या है? आउट है, यहाँ से इन है। क्रॉस का मतलब क्रॉस करके जाना, तो वो क्रॉस करके जा रहा है, इन जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अपना फील्ड बता देते हैं। फील्ड कहाँ होगा? सारा मिड में होगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा मिड में होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्लियर है? चल, अब हमें क्या करना होता है? अब जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इसके चारों ओर भी तो फील्ड बन रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? ये जो चारों ओर फील्ड बन रहा था इसको क्लोज कर लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या? एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्लियर है? इस एम्पीरियन लूप को जब हम बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो फील्ड बन रहा है उसको हम एनक्लोज कर रहे हैं, एंड उसमें जांच रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सेम यहाँ पर होगा। अब इसको कैसे एनक्लोज करें? इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं जिसका नाम होता है ABCD। इसकी ये लेंथ होती है कैपिटल L। ये लेंथ आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि स्मॉल b मैं लिख दूं। ठीक है, या कुछ भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ हमने फॉर्मूला लिखा कि B.dl क्या होगा? म्यू नॉट IE होगा। ठीक है, ये एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ऐसे, जिसके ऊपर टर्न्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि आपने अगर यहाँ से करंट दिया I, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें टोटल करंट I है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया भाई, हमने सबसे पहले लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, ये अकॉर्डिंग टू ए सी एल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक तो ये ब्रांच है, एक आपके पास ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। तो कॉमन सी बात है कि हमारे काम की कौन सी ब्रांच है, सिर्फ ये, क्योंकि इस ब्रांच के केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ एलिमेंट की सेम डायरेक्शन में होगा। अब कई कलाकार होंगे वो कहेंगे सर इस डायरेक्शन में भी तो है, ज़रूरी है कि उल्टा हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपोजिट है, तो इसको लेना चाहिए। लेकिन नहीं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। इनको क्यों नहीं काउंट कर रहे भाई, cos 90, क्योंकि डॉट डी एल को जब ओपन करेंगे तो cos बनेगा, cos 90 क्या होगा, जीरो, ये 180 है, बट वहाँ पर हमारे पास बी जीरो होता है बाहर, तो इसलिए हम इसको भी नहीं कंसिडर कर रहे। इसको 270, तो 270 कितना हो जाएगा आपके पास, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इस ब्रांच को हमें यूज़ में लाना है। तो बस हमने वही लिखा कि ये सभी के लिए लिखा, पहले ए बी सी डी ए म्यू नॉट आई ई लिखा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने किस ब्रांच के लिए लिखा, ए बी, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी। बी डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो बनेगा क्या, बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट आई ई। आई ई इज द करंट एनक्लोज्ड, क्या है ये, करंट एनक्लोज्ड है, करंट एनक्लोज्ड है ये। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ठीक है, करंट एनक्लोज। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि फील्ड ऐसे जा रहा है, लेंथ आप लोगे, लेंथ एलिमेंट इसी में लोगे ना, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीस, उनका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगा। तो दोनों में थीटा कितना, 0 डिग्री, दोनों में थीटा कितना, 0 डिग्री, तो यहाँ पे होगा थीटा 0। तो थीटा 0 रखेंगे, कोस 0 हो गया 1, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ बी डी एल। तो बी डी एल हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो दैट्स वाई यहाँ पे बी बाहर आ गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एल लिख दी। तो इंटीग्रेशन डी एल मतलब ये लेंथ काम की है, सिर्फ इसी की लेंथ आएगी ना हमारे तो काम। तो ये लेंथ कितनी है टोटल, एल, कैपिटल एल, तो मैंने इसको लिखा डी एल को कैपिटल एल लिख दिया, तो ये हुआ बी एल। साथ में यहाँ पे मैं आई एनक्लोज, आई एनक्लोज को कैसे लिख सकता हूँ भाई, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे उन नंबर ऑफ टर्न्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आई एनक्लोज हो गया मेरे पास क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, मीन्स एन कैपिटल एन है जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, एंड आई हो गया करंट। तो ये हो गया आई एनक्लोज, तो इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, इस एल को इसके नीचे भेज दिया। तो ये बन गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ हो गया। तो मतलब कैपिटल एन बाई एल को हम स्मॉल एन भी तो लिख सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हो गया बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई हो गया आपके पास। क्लियर है। एंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एंड्स पे कितना होता है, तो एंड्स पे आपने सिंपली लिख देना है कि हाफ होता है, 1/2 म्यू नॉट एन आई होता है। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड। नेक्स्ट आता है आपके पास टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, जैसे ही आपका स्ट्रेट फॉर्म में होता है, सिर्फ इसको एक सर्कुलर फॉर्म दे देना इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक सर्कुलर फॉर्म दी हुई है, क्लियर है, सर्कुलर फॉर्म दी हुई है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट बाहर हो जाएगा, ये एक रेडियस है। मतलब जो चीज़ पहले सीधी थी पाइप की तरह, अब वो कैसी है, अब वो एक सर्कल का फॉर्म ले रही है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लिख रहे हैं कैपिटल एन, इसकी पूरे की लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे जो कि होगी 2πr लेंथ ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसीएल करें तो क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई होगा, आई इज द एनक्लोज करंट, ठीक है। तो डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो बन जाएगा क्या, बी डी एल कोस थीटा, एंड यहाँ पे हो गया आपके पास म्यू नॉट, ये हो गया आई ई। क्लियर है। थीटा कितना होगा, 0, क्यों होगा भाई, फील्ड कहाँ बन रहा है, इसके अंदर ही तो बन रहा है, फील्ड अंदर ही तो बन रहा है, एंड उसी डायरेक्शन में आपको डी एल लेना होता है। तो सिंपल सी बात है, थीटा कितना होगा, 0 हो गया, तो cos 0 हो गया 1, बचा क्या, सिर्फ बी और डी एल। बी हमें फाइंड आउट करना है, डी एल को बाहर लिया, डी एल कौन है, यही तो डी एल है, क्योंकि इसी पे तो हम छोटी छोटी लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एल वो कितनी होगी, 2πr, इसको भेज दिया इसके नीचे, तो n/2πr, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ, तो बन गई स्मॉल n। तो देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे पहला रिजल्ट है हमारा वैसे ही ये रिजल्ट है आपके पास। तो सिर्फ शेप का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, यहाँ पे होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो सर्कल, मतलब ये जो टोरॉइड बनाया, तो ये जो पार्ट है ये होता है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप यहाँ पे क्यों नहीं लिया, कॉमन सी बात है, यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज होगा, क्योंकि टोरॉइड के बाहर, मतलब इनसाइड आउट जो होता है, अंदर की तरफ जो बाहर फील्ड होता है वो 0 होता है। एंड यहाँ पर अगर हम लें, यहाँ पर अगर हम लें अपना एम्पीरियन लूप, अगर हम यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ इस केस में क्या होगा कि नंबर
ऑफ इनकमिंग करंट, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट क्या होगा, नंबर ऑफ आउट गोइंग करंट के इक्वल हो जाएगा, आउट गोइंग के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो दैट्स वाई ये भी नहीं हमारे पास सही यूज़ होगा, तो इसलिए हम लेते हैं सिर्फ यहाँ पर मिड में लेते हैं इसका एम्पीरियन लॉ। ठीक है, तो ये था आपका टोरॉइड। क्लियर है भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट, कमेंट करते रहना। ठीक है, चलिए आगे आपके पास क्या आता है, आगे आपके पास आता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसको हम लिखते हैं कैसे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड शो करने का तरीका, अगर आप परपेंडिकुलर दिखाना चाहते हो और इनवर्ट दिखाना चाहते हो तो क्रॉस कर दो। ठीक है, कि अंदर की तरफ फील्ड जा रहा है एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। क्लियर है बेटा, सिंपल है। इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल आया एंड वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है कि वो बी के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू विद वेलोसिटी वी के साथ ट्रैवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो जो टोटल फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो डार्क है, बोल्ड है, उसको वेक्टर ही बोलते हैं हम, क्योंकि वेक्टर की नोटेशन या तो ये होती है या फिर डार्क करके लिखी जाती है। कैसे करके, डार्क करके। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, थीटा बन जाएगा, तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। एंड मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब जब आपका v, मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो विद वेलोसिटी v के साथ b के साथ परपेंडिकुलर हो, तो वो बनेगी वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स बनेगी। कितनी बनेगी, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ओके जी। आगे देखिए क्या लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, वो उसको सिर्फ क्या कर रहा है, एक सर्कल में घुमाने का काम करता है। उसको पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो एक सिंपली याद कर लेना कि फोर्स कितनी लगती है, क्यू वी क्रॉस बी लगती है। आगे की तरफ ऐसा यूनिट क्या होगी, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बी निकालें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए हमें, तो बनेगी एफ क्यू वी बाय, सॉरी यहाँ पे बनेगी बी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ से मैं बी निकालूंगा तो क्या होगा, एफ के नीचे रखूंगा ना क्यू वी और साइन थीटा को, तो वही किया यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, फोर्स को 1 न्यूटन कर रहे हैं, चार्ज को 1 कूलम कर रहे हैं। ठीक है, और वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। जब ऐसा काम हम करेंगे, मतलब हर एक वैल्यू को यूनिट ले रहे होंगे, साइन थीटा को भी 1 कर रहे होंगे, मतलब थीटा को 90 ले रहे होंगे, तो आपके पास बी की जो यूनिट बनती है वो इस तरीके से बनेगी। देखो भाई, ऊपर क्या होता है फोर्स, तो फोर्स को लिखते हैं किससे, 1 न्यूटन से। नीचे है चार्ज, तो 1 कूलम, क्यू कूलम होता है ना। ठीक है, उसके बाद वी है साथ में, तो वी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड होगा, 1 मीटर पर सेकंड। एंड साइन 90 ऑलरेडी 1 हो चुका है। ठीक है, चलो तो इसको हम करते हैं, ये क्या हुआ आपके पास, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये हुआ आपके पास टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट यूनिट हो गई क्या, और टेस्ला हो गई, जिसको कैपिटल टी से भी आप शो करते हो। किससे शो करते हो, कैपिटल टी से। क्लियर है। आगे की तरफ एक बहुत बढ़िया रूल आपके पास आता है, राइट हैंड पाम रूल। अभी तो हम करके आए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, कि आप अपना हाथ इस तरीके से रखोगे, जो आपका थंब है वो कहाँ जा रहा होगा, जो आपका थंब है वो करंट के डायरेक्शन में या फिर वी की डायरेक्शन में जा रहा होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में। एंड जो आपकी फिंगर हैं वो कहाँ जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एंड जो आपका पाम है वो कहाँ शो कर रहा होगा, वो शो कर रहा होगा आपको फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। If 4 finger of right hand together point in the direction of magnetic field and thumb point in the direction of motion of positive charge V, मैंने बोला था V या I, then the palm of right hand face in the direction of force। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एंड ये इस तरह से एंटर कर रहा है कि ये फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है। फील्ड के कैसे है भाई, ये परपेंडिकुलर है। तो कैसे होगा, देखो, When charge particle enters a magnetic field perpendicularly, क्या होगा, मैंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे शो कर दोगे। क्लियर है, ऐसे शो कर दोगे। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल है ये, जिसको नाम हमने रखा क्यू, विद वेलोसिटी वी के साथ ये ऐसे जा रहा है, मतलब फील्ड अंदर जा रहा है, वी ऐसे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि 90 डिग्री पे क्यों एंटर हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर जब वो 90 डिग्री के साथ, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो डायरेक्शन किसकी, फोर्स की, फील्ड कहाँ जा रहा है भाई, अंदर। तो आपको राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना है।
फील्ड जा रहा है अंदर, तो अपनी फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में किया। ये क्या है आपका वी शो कर रहा है, तो पाम कहाँ फेस हो रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हो गया आपका फोर्स की डायरेक्शन। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो सेम वही केस कि फील्ड आपका अंदर जा रहा है, वी आपका ये रहा थंब की डायरेक्शन में, पाम कहाँ है, इधर, तो ये इधर, सेम इधर, सेम इधर, हर एक पॉइंट पर आप निकाल के देख लेना फोर्स अंदर की तरफ लग रही होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो फोर्स आ गई हैं, कौन कौन सी, एक तो ये फोर्स लग रही है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स भी लगती है, एंड साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 है, मैंने बोला तो अभी कि 90 मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर ही जा रहा है, ठीक है, तो 90 हो गया साइन 91, तो मतलब दो फोर्स लगी, एंड दो फोर्स कौन कौन सी है, एम वी आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। इक्वल क्यों रखी भाई, इक्वल है तभी जाके ये सर्कल बनता है, अदरवाइज सर्कल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, आर क्या है सर इसमें, आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है भाई, ठीक है, ये जितना भी आपका पोर्शन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होगा इसका आर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस ये चीज़ें आप याद रखनी है कि एम वी स्केयर आर इज एम वी स्केयर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से आप वी को वी से कट कर देना, ठीक है, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस लिख दोगे। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड क्या है, देखो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम क्या भाई, इसने यहाँ से चला और यहाँ से घूम के ये यहाँ पर आ गया, तो कितना टाइम इसको लगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी होता है, 2πm अपॉन क्यू बी होता है। t इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, तो ये हुआ 2πm, m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इसको 1/t कर सकते हो, तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्यू बी बाई 2πm हो गया, क्यू बी बाय 2πm हो गया आपके पास। क्लियर है, चलिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाफ एम वी स्केयर होता है, तो यहाँ से हम एम वी निकाल लेंगे, एम वी क्या होगा, क्यू वी बी आर होगा आपके पास, ठीक है, क्यू वी बी आर होगा, तो उसको पुट करिए, आपके पास आ जाएगा क्यू स्केयर बी स्केयर आर स्केयर अपॉन 2m हो जाएगा। पहले बोल दिया मैंने कि एक बेस्ट वाली रिवीजन मैं आपकी इस चैप्टर की करवा दूंगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या आता है, सर हमसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभार आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं ये, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका क्या आता है, शेप पूछी जाती है। तो कैसी है ये शेप, सर्कुलर शेप है भाई, कैसी शेप है ये, सर्कुलर शेप है। क्लियर है, चलिए अगर किसी एंगल के साथ मूव करें, मतलब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस पर, एंड यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो क्या होगा, हमें पता है भाई अगर ये थीटा पर एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हमें एक चीज़ पता है कि मैक्सिमम फोर्स जब लगती है जब ये परपेंडिकुलर जाए, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट निकाल लेंगे पहले। तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट हमने यहाँ पे निकाल दिया जो कि वर्टिकल है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एंड एक इसको हॉरिजॉन्टल जिसको हम पैरेलल बोलते हैं। इस तरीके से ये पैरेलल, ये वर्टिकल, ठीक है। चलिए अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले फोर्स की, देखो फील्ड कैसे है, मान लो फील्ड जा रहा है ऐसे, फील्ड ऐसे जा रहा है, एंड बी जा रहा है ऐसे, सॉरी बी ऐसे जा रहा है, एंड वी जा रहा है ऐसे, ऐसे वी जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड इस पर लगाना आपको कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है, ठीक है, एंड जो आपका अंगूठा है वो कहाँ शो होगा, कहाँ शो होगा, वो आपका वी की डायरेक्शन में शो होगा। तो वी कहाँ पर है, ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे भाई, मैक्सिमम तो इधर लगती है ना, तो देखो वी ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स कहाँ लगेगी भाई, अब ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे हर एक पॉइंट पे ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे सिंपल सा है। देखो फंडा, एक मिनट रुकिए, पेंसिल रख देते हैं, गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। चलिए ये है आपका पाम रूल, मतलब फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, ये वर्टिकल कंपोनेंट है आपका किसका, चार्ज पार्टिकल का, जो वेलोसिटी के साथ, विद वेलोसिटी वी के साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पर मान लो यहाँ पे चार्ज है, तो कहाँ लगेगी, इसके सामने लगेगी, मतलब ऐसे जा रहा था वो, लेकिन उसको अब इधर फोर्स फील होगी, तो ये ऐसे घूम जाएगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, मतलब ये करते 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 एक सर्कल की शेप ले लेगा। अब एक कॉमन सी बात है भाई, पैरेलल में तो फोर्स नहीं लगती ना, पैरेलल में फोर्स नहीं लगती, तो इसलिए वो क्या करता है, सर्कल की शेप बनाते बनाते आगे की तरफ भी बढ़ता जाता है, और आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो एक ऐसी फॉर्म बन जाती है, हेलिकल पाथ बन जाता है। क्लियर है, तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, एम वी बाई क्यू बी था पहले, देखो एम वी बाई क्यू बी था, बट अब रेडियस के साथ और क्या आ रहा है यहाँ पे, एम वी साइन थीटा आ रहा है। क्यों आ रहा है,
क्योंकि भाई ये कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास, ये कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा v कोस थीटा, क्योंकि ये बेस कंपोनेंट है, इधर परपेंडिकुलर था हमारे पास, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा है। देखो ये परपेंडिकुलर भी लिख रहा है यहाँ पे, सिंपल है भाई। चलिए आगे, टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है, सिर्फ वेलोसिटीज का फर्क पड़ रहा है, तो उनको पुट करिए एंड लिख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी भी वही है। पिच को समझते हैं, पिच क्या होता है। पिच इस डिस्टेंस को बोला जाता है, ये एक सर्कल कवर हुआ, नेक्स्ट सर्कल जब कवर हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पिच। क्या बोला जाता है, पिच। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो कॉमन सी बात है, आपको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही यूज़ करना होगा। तो पिच निकालने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी कोस वाली को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स v कोस थीटा हम लिख रहे हैं। कॉमन सी बात है भाई, आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे इंटू वेलोसिटी लिखोगे, कौन सी, कोस वाली। तो टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम इज दिस, ये रहा, मीन्स ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर है, 2πm QB इंटू v कोस थीटा, पिच हो गई। यहाँ पे बताया भी है कि जो पैरेलल है वो क्या है, v कोस थीटा एंड पैरेलल कंपोनेंट है। क्लियर है। तो ये हुआ आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या आता है, आगे आता है कि जब चार्ज आपका इस तरह से घूम रहा हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी घूमे और मैग्नेटिक फील्ड में भी घूमे, तो उस पर दो फोर्स लगती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हम पढ़ के आए हुए हैं, क्या होता है, क्यू ई वेक्टर होता है, प्लस मैग्नेटिक हमने पढ़ लिया है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अब अगर वो इस तरीके से घूम रहा है कि दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं एंड इस पूरी फोर्स को क्या बोला जाता है, एंड इस पूरी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स हम बोलते हैं। क्लियर है। एक कंडीशन होती है हमारे पास, देखो, द कंडीशन फॉर द चार्ज टू मूव इन द फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि जब चार्ज अनडिफ्लेक्ट हुए मूव कर जाए, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो कंडीशन कौन सी होती है कि जब आपकी क्यू ई फोर्स किसके इक्वल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। मतलब क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू हो जाए किसके, क्यू वी बी के। तो यहाँ से क्यू से क्यू कट जाएगा, तो वी कितना आ गया, ई बाय बी आ गया। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे की तरफ आता है आपके पास, अभी हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पर फोर्स कितनी लगती है। लेकिन अगर कंडक्टर रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर कितनी फोर्स लगेगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया एंड उसके अंदर एक कंडक्टर रखा जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगी भाई, सिंपल सी बात है, आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपके चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो उस डायरेक्शन में अंगूठा और जो आपका पाम है वो किसको शो कर रहा होगा, फोर्स को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है भाई, देखो, एक तो है आपके पास ये वेक्टर जो लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, ये लेंथ का वेक्टर है, कॉमन सी बात है। एंड इधर से आपका अंदर इसके जा रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एक प्लेन बन गया ना। एंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें तीसरा कंपोनेंट मिल रहा है, तो वो मतलब क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि आपके पास क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, किस किस का, ये लेंथ का और किसका, सॉरी ये लेंथ का और साथ में किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। एंड वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एंड ये कौन है हमारे पास, फोर्स है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमारे पास एफ। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस को ओपन करेंगे तो साइन बन जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड है एंड आई इज द करंट है। क्लियर है, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए भाई। तो ये हो आपके पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो आपके पास। आगे की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पास दो कंडक्टर हो, तो आपसे फोर्स पूछी जाती है। देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, उनमें करंट भी पैरेलल में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो फोर्स कैसी होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए, फोर्स होती है अट्रैक्टिव। डेरिवेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो मान लो मैं पहला केस लेता हूँ कि यहाँ से करंट गया, ठीक है, कितना I1, इसी तरीके से इसमें से करंट जा रहा है I2। एक बार में एक चीज़ को समझना है, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है I2, इसकी वजह से फील्ड बनेगा, कौन सा फील्ड बनेगा, B2 फील्ड बनेगा, क्योंकि सेकंड कंडक्टर में से जा रहा है, दूसरे कंडक्टर में से जा रहा है, तो कॉमन सी बात है फील्ड B2 बनेगा। चलो मान लेते हैं, कैसे बनेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा करो I2 की डायरेक्शन में, फिंगर्स को घुमाओ, कर्ल करो, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ से फिंगर बाहर आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, तो पता लगेगा कि यहाँ पे जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आता होगा। ठीक है,
अभी हमने क्या बोला कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ देखो, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वो फोर्स को फील करता है। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि इसके द्वारा, एक मिनट रुकिएगा, कि इसके द्वारा जो फील्ड बन रहा है वो बन रहा है V2। अब इस V2 फील्ड में कौन रख दिया, एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट कितना है I1, तो मतलब इस पर फोर्स लग रही है। तो बस राइट हैंड पाम रूल लगाना है। भाई करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फील्ड कहाँ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी तरफ, और पाम किधर जा रहा है, अंदर, तो यहाँ लगी फोर्स कितनी, यहाँ लगी फोर्स इस साइड, ठीक है। तो इस फोर्स को निकालते हैं पहले। तो मीन्स F1 फोर्स अगर आप लिखोगे तो उसको कैसे लिख सकते हो, अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ILB साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा को यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में यहाँ पे कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 को आप 1 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 1। तो ये ऐसा ही यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो ऐसे कंडक्टर खड़ा है, इसकी लेंथ ऐसे है, इसमें फील्ड ऐसे और ऐसे, हम बता रहे हैं अभी कि अंदर की तरफ है, मतलब है तो परपेंडिकुलर ना, इसके है तो परपेंडिकुलर, तो इसलिए साइन थीटा को 90 रख रहे हैं एंड साइन 90 1 हो जाता है, तो दैट्स वाई हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपल F1 क्या होगा, I1 मतलब उसमें से जाने वाले करंट के, उसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, जितने पोर्शन की हम बात कर रहे होंगे, एंड साथ में जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बन रहा है उसको हम लिखेंगे। तो किसकी वजह से बन रहा है, B2 की वजह से, तो यहाँ पे रख दिया। एंड B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, कितने डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है, हमने पढ़ा हुआ है, देखो हमने पढ़ा हुआ है, ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका ये होता है, देखो ना, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी वजह से जहाँ पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो म्यू नॉट I/2πr लिखते हैं, वही यूज़ करेंगे। देखो तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये देखो B2 को लिख दिया हमने, म्यू नॉट जिस करंट की वजह से वो I2 जितने डिस्टेंस पर 2πr था वहाँ पे, यहाँ पे D है यहाँ तक, तो ये हमने D कर दिया, सिंपल सी बात है। तो इसको यहाँ पर रखा, हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये। एंड हमारे पास जो बुक में आता है या पेपर में पूछा जाता है वो आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस लेंथ को हम इसके नीचे रख देंगे, तो ये बन जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि क्या है, म्यू नॉट I1/2πd है। अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो किसके लिए, फर्दर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो F2 के लिए, तो सेम फॉर्मूला आएगा इस तरीके से, सिर्फ फ़र्क क्या रहने वाला है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले, I1 की वजह से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फील्ड क्या होगा, जो फील्ड बनेगा वो इसके लिए, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक और मिस्टेक है, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। पहले वाले की वजह से जो फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको बना दिया हमने क्रॉस, मतलब इसके लिए क्रॉस है। तो सिंपल है, देखो कि फील्ड जा रहा है, दूसरे वाले पे जो फील्ड का इफेक्ट हो रहा है वो क्या है, फील्ड अंदर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो पाम की डायरेक्शन की तरफ क्या लग जाएगी, फोर्स लग जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे लग गई आपके पास क्या, फोर्स, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रही है, मतलब फोर्स है अट्रैक्टिव। कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे अगर आपके पास जो करंट है, अगर आपके पास जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में दे रखो, तो कुछ नहीं फ़र्क आने वाला, सेम फॉर्मूले बनेंगे, निकाल के देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे, जो तरीका मैंने बता दिया। क्या होता है, आपको एक फंडा पकड़ना होता है, फोर्स लगेगी, किसकी वजह से लगेगी, जो उसमें से करंट जा रहा होगा उसकी वजह से, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको लिखना होता है, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी होती है, बस हो गया। चलो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करके आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को निकालोगे। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ I1 की वजह से, I1 की वजह से जो फील्ड होगा वो कैसे जाएगा, अंगूठा करो करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ से हो गया ऐसे क्रॉस हो गया। अब इसकी वजह से जो फील्ड है, मतलब इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो अंगूठा नीचे किया, ऐसे किया हमने, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्लियर है। मतलब दोनों के लिए जो फील्ड है वो इनवर्ट हो रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट, ठीक है। चलो अब फोर्स कहाँ लगेगी, पहले की अगर बात करें, करंट जा रहा है ऊपर, तो थंब कर लेते हैं ऊपर, फील्ड जा रहा है अंदर, अंदर जा रहा है, तो पाम की डायरेक्शन इधर है, पाम की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स लग गई इधर। सेम यहाँ पर है, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और पाम की डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे लग गई फोर्स आपकी इधर। तो मतलब यहाँ पे फोर्स कैसी होती है, रिपल्सिव होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था ये, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास व्हेन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, मूवमेंट भी आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मूवमेंट भी लिख देते हैं,
ठीक है। एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो देखिए क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी एक रिंग होता है, रिंग टाइप होता है, मतलब एक सर्कल टाइप होता है, उसमें से करंट जा रहा हो, उसमें से जब करंट जा रहा हो तो होगा क्या। अब सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना होगा कि जो करंट जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरीके से घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि ये फेस जिसको हम देख रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल लगाया, अंगूठा अपनी करंट की डायरेक्शन में किया, तो फिंगर पहले कहाँ टच हो रही है सॉरी फिंगर पहले यहाँ पे टच हो रही है, ऐसे अंदर। बट यहाँ पर तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो इसके अंदर अंदर चाहिए। तो यहाँ से फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, ऐसे फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पे ऐसे आप क्रॉस बोल सकते हो, मतलब फील्ड बाहर आ रहा है। जिस फेस से फील्ड बाहर आता है वो तो नॉर्थ फेस होता है, तो ये नॉर्थ फेस हो गया। कैसा हो गया, ये नॉर्थ फेस हो गया, नॉर्थ पोल आप बोल सकते हो। सेम जब आप क्लॉकवाइज लोगे तो क्लॉकवाइज में अंगूठा करो उधर, तो फिंगर बाहर से अंदर आ रही है, बाहर वाला हमें चाहिए नहीं, इधर का हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर का हमें सिर्फ इसके पोर्शन का जो है इसके साथ डील करना है। तो इसमें फिंगर अंदर आ रही है, मतलब अंदर फील्ड जा रहा है, तो डॉट बना देंगे। कैसा बना देंगे, डॉट बना देंगे। क्लियर है। तो जहाँ पे फील्ड जाता है वो कौन सा पोल होगा भाई, वो साउथ पोल होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको बता दिया गया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ओनली द प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट होता है, आई का और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर किसका, ये जो लूप आप ले रहे होंगे इसका एरिया वेक्टर। क्लियर है। एंड जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, जरूरी थोड़ा कि हम एक ही लूप की निकाल रहे होंगे, बहुत सारे लूप हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, तो कैपिटल N हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्लियर है। आपके पास जो मेन मुद्दा आता है, मतलब जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही इसकी डायरेक्शन बताते हैं। वहाँ पे डायरेक्शन कैसे बताते थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकल रहा था ना, तो यहाँ पे किससे निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है। एंटर किस में कर रहा है, साउथ में, तो मतलब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, या फेस आप बोल सकते हो। क्लियर है, यस और नो बेटा लोग। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन मतलब खाली आप लोगों के लिए खुला है वो दरबार, उसको वहाँ पर भर दीजिए, जो जो आपको प्रॉब्लम है, जिस तरह की आप वीडियो चाहते हैं अब वहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आप लोगों की हेल्प की जाएगी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है वो बहुत बढ़िया टॉपिक आता है, जो कि है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। हम यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि जब भी एक लूप होता है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है एंड उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। चलो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये मैग्नेट्स लिए। ये मैग्नेट्स किस तरीके से लिए सर आपने, ये मैग्नेट इस तरीके से लिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर है, मतलब आपका फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से चल के साउथ में जा रहा है, एंटर हो रहा है। क्लियर है। चलो अब इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल कोयल रख दी इस तरीके से, जिसकी ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी, स्मॉल बी। ठीक है, इसमें से करंट कैसा जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा फेस होता है, साउथ फेस होता है। मतलब साउथ से आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्थ में जा रही है, तो मतलब आप इसको ऊपर से देखोगे, आप इसको कहाँ से देखोगे, ऊपर से। तो ऊपर से जब आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल इस तरीके से जा रही है नीचे की तरफ, और बी जा रहा है आपका इधर। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो वही केस हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो केस कौन सा, देखो, व्हेन एम एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जब एम एंड बी वेक्टर जो हो वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो वो केस हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या होगा, इस ब्रांच पे फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, कि देखो एफ इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, यही होता है। साइन थीटा क्या होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन होता है। यहाँ की इसकी लेंथ ऐसे ही है, यहाँ पे ही फील्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन हुई 0, तो साइन 0 0, तो दैट्स वाई इस ब्रांच पे फोर्स नहीं लगेगी। सिर्फ किस किस ब्रांच पे फोर्स लगेगी, एक इस ब्रांच पे और एक इस ब्रांच पे लगेगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉमन सी बात है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फोर्स लगेगी सिर्फ इन ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, एंड फोर्स लगने से होगा क्या, एक साइड लुक देखते हैं, इसका सामने का व्यू देखते हैं। जब मैंने इसका सामने का व्यू देखा तो मुझे ये ऐसे दिखाई दे, मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ सिर्फ इसको, तो मुझे ये ए लेंथ दिख रही है एंड इसके एक सिरे पे फोर्स लग रही है, तो ये इधर, एक सिरे पे इधर। बी आपका सीधा ही जा रहा था, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका नीचे है क्योंकि नीचे है, एंड ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। क्लियर है,
सिंपल हो गया भाई। चलो आगे देखो अब क्या होता है कि जब भी फोर्स लगती है मतलब जब कपल ऑफ फोर्स होते हैं, नेट फोर्स जीरो होती है तो टॉर्क बन जाती है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे जो फोर्स लग रही है वो बराबर लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो इसलिए यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो, तो इसलिए हम टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क इज आइदर फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो कोई भी फोर्स F1 लिखो या F2 लिखो, मान लो मैंने F1 लिख दी। F1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखते हैं फोर्स को लिखते हैं ILB से लिखते हैं, लेंथ करके, ठीक है। तो I कितना है इसमें, मतलब करंट कितना जा रहा है I, तो I लिख दिया। लेंथ कितनी है इसकी लेंथ कितनी है अभी, B है, तो इसलिए यहाँ पे B लिख देंगे। किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, तो ये होगा F1। ये F2 लिखना चाहते हो वो भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज लिखना आपको। डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखना है, फोर्सेज लिखना है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज लिखेंगे। वो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही एक फोर्स, ये रही दूसरी फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, तो ये कितना है स्मॉल ए, तो रखा इसको, मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखो स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, एरिया ऑफ कोयल हो जाएगा। स्मॉल ए स्मॉल बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोयल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कोयल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू IA/B। क्लियर है। तो ये केस कब है, ये केस जब है जब आपकी M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन अगर आपके पास ये थोड़ा सा घूम जाए, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो थोड़ी शिफ्ट हो जाए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से समझते हैं। देखो व्हेन M मेक्स एन एंगल थीटा विद द B, तो क्या हुआ, पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे शिफ्ट हो गई है, ऐसे शिफ्ट हो गई है, तो फोर्स एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, कॉमन सी बात है। तो पहले M इधर था, तो कॉमन सी बात है भी जब M इधर था और जब ये चीज़ ऐसे शिफ्ट हुई तो ये M भी तो शिफ्ट हो गया, ये M भी तो शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे ये M शिफ्ट हो गया, तो ये एंगल बना रहा है B के साथ कितना, थीटा। तो वही केस है ये, व्हेन M वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद B वेक्टर। क्लियर है। चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो ये मैं लिखता हूँ कि A साइन थीटा होता है। कैसे होता है, यहाँ पे एंगल है कितना, थीटा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे भाई इतने पे। देखो सिंपल सा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 होता है। तो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता है 90, और ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात थीटा होगा भाई, क्योंकि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर ये हुआ 90 माइनस थीटा, ये हुआ 90, तो कॉमन सी बात है ये कितना हो गया, थीटा हो गया, क्योंकि 180 करते हैं ना हम, समझ गए। ऐसे देखो बेटा, ये तीनों का सम करते हैं ना हम, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 एंड ये थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक है, कट गया इससे, और ये 90 और 90 क्या हो गया, 180 हो गया। समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। बस ये थीटा है, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो साइन कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर इज दिस, हाइपोटेन्यूस इज दिस इज A, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, A साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, A साइन थीटा हो गया। तो इसको यहाँ पे पुट किया, बाकी चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको किया, स्मॉल a और स्मॉल b वो हो गया कैपिटल A, एरिया ऑफ कोयल हो गया। एंड I और A को क्या बोलते हैं, I और A को M बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको लिख दिया कि यहाँ पे जो I है वो क्या है, M है, तो इसको MB साइन थीटा लिख दिया। MB साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, MB साइन थीटा कैन बी रिटन एज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर इंटू B वेक्टर। अब बात करें कि ये जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो कहाँ पर होगी, किस तरीके से होगी। देखो डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में M और B होंगे आपके पास। मान लीजिए ये आपका M है, ये आपका B है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ। सिंपल से जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रहा B, ये रहा M, तो ये एक प्लेन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक प्लेन बन रहा है, ये तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे टॉर्क दिखा रहा है। क्लियर है। तो ये होती है डायरेक्शन किसकी, टॉर्क की निकालने की। ठीक है। तो अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण टॉपिक आप बोल सकते हो, जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। चलिए, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिंपली क्या होता है भाई, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सिंपल सा एक फंडा, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, प्रिंसिपल सेम है
कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो टॉर्क लगता है, मतलब उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो फोर्स को फील करता है, मतलब उसकी ब्रांचेस पे जो फोर्स लगती है वो नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स होने की वजह से कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क लग जाती है, एंड टॉर्क होने की वजह से ये रोटेट हो जाती है। ठीक है, डायग्राम समझते हैं। ये एक नॉर्थ पोल लिया, ये एक साउथ पोल लिया, एंड यहाँ पे जो ये फील्ड है ये कैसा होगा, रेडियल होगा। कैसा होगा, रेडियल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल कोर लिया। इस सिलेंड्रिकल कोर पे हमने क्या किया हुआ, वायर को लपेटा हुआ है। इसका एक सिरा नीचे की तरफ है जो यहाँ पे अटैच हो रहा है स्प्रिंग के साथ, और एक सिरा ऊपर की तरफ है जो मिरर के साथ अटैच है। यहाँ पे टॉर्जन हेड है आपके पास। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए। होता क्या है, तो चलो पहले इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है, समझ गए। एम यहाँ पे मिरर है, ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग है। अब एक सिंपल सा फंडा होगा क्या, वर्किंग में समझते हैं। देखो वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले क्या होता है कि जब यहाँ से करंट पास किया जाता है, करंट टू बी मेजर्ड, जो करंट आपको मेजर करना वो यहाँ से पास करोगे। तो देखो केस बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल रख दी गई है। सिंपल सी बात ये हुई। अब ये करंट कैरिंग कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क को फील करेगी, एंड टॉर्क लग जाएगी कितनी, NIAB साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, 90। क्यों होगा, क्योंकि कॉइल की जो लेंथ है वो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इनके बीच में एंगल 90, तो दैट्स वाई साइन 90 हो गया 1। मीन्स आपके पास जो टॉर्क लग रही है वो क्या लग रही है, NIAB लग रही है ओनली। क्या लग रही है, NIAB लग रही है। क्लियर है, चलो। अब उसके बाद देखो, जब ये टॉर्क इस कॉइल को घुमा रही है, जब इस टॉर्क, ये जो टॉर्क है इस कॉइल को घुमा रही है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो भी तो घूम रहा है भाई, वो भी तो ऐसे घूमेगा। तो वो जो घूमेगा तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएंगी, उसमें बैंड आ जाएंगे, मतलब वो थोड़ा टाइट होना शुरू होगा। ठीक है, बस इसी पे एक कहानी है। देखो यहाँ पे वही है, पहले हमने टॉर्क बता दी, टॉर्क कितनी है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो, 90, तो ये बन गया आपके पास क्या, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। क्लियर है। अब क्या करता है देखो, दिस टॉर्क रोटेट्स द कॉइल, द स्प्रिंग S, जो स्प्रिंग शो किया गया है हमें S, इन फिगर प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, मतलब उसके अंदर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। कॉमन सी बात है, जब किसी चीज़ को आप मोड़ रहे हो तो कॉमन सी बात है उसके अंदर एक टॉर्क बन जाएगी, जो जिसको आप क्या बोल सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हो, या काउंटर टॉर्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क, या फिर एक काउंटर टॉर्क आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आप एक साइकिल का पहिया लेते हो, रबड़ पार्ट, आप उसको पकड़ के यहाँ से डिफॉर्म करते हो, मतलब इसकी शेप ऐसी बन जाती है, अट्ठा बन जाता है। आप इसको छोड़ते हो तो ये क्या करेगा, दोबारा से उसी शेप में आ जाएगा, दोबारा से उसी शेप में आ जाएगा ना। हुआ क्या कि जितने आपने इसके ऊपर टॉर्क लगाई है डिफॉर्म करने के लिए, उतनी ही उसके ऊपर काउंटर टॉर्क लग रही है, मतलब बैलेंसिंग टॉर्क आप बोल सकते हो, रिफॉर्मिंग टॉर्क, मतलब दिस ऐसे। तो वो ये क्या दे रहा है, वो दे रहा है K से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितना स्प्रिंग बैंड होगा, मतलब जितने उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएंगे उतने डिफ्लेक्शन खुल जाएंगे। तो दोनों टॉर्क को मैंने इक्वेट किया, इस टॉर्क को K से लिखा, जो फाई है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस है किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। तो मुझे निकालना क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। तो हम सिंपली यहाँ से क्या निकाल लेंगे, करंट को निकाल लेंगे, जो भी चीज़ होगी उसको करंट को एक साइड कर लेंगे, एंड बाकियों को एक साइड कर देंगे। क्लियर है, चलो। अब आगे क्या हो रहा है, K/NAB, एंड यहाँ पे हो गया फाई। तो K/NAB को मैं बोल रहा हूँ G, एंड G इज़ द गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। G क्या है आपके पास, G इज़ द गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट है आपके पास। सिंपल सा फंडा है। चलो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करते हैं दिस, तो ये हो गया यहाँ पे G। ठीक है, अब G इज़ द कॉन्स्टेंट, भाई G तो एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। मतलब भाई करंट को कैसे मेजर किया जाएगा, जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा उतने ही आपके स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ रहे होंगे। तो मतलब स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन काउंट करके हम बता देंगे कि कितना करंट वहाँ से जा रहा है। क्लियर है, सिंपल सा फंडा था। आगे आता है आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी हमारे पास दो होती हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। होता क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, IS से शो करते हैं, रेशियो होता है phi/I का। इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो रेशियो होता है phi/V का। अब I का फॉर्मूला तो ये रहा भाई, ये रहा, यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू को रखा तो आपके पास बन गया क्या, IS इज इक्वल टू NAB/K। NAB/K बन गया आपके पास। क्लियर है,
आगे की तरफ देखते हैं। वी एस की बात करें, वी एस में 5/V लिखा था, वी को कैसे लिखेंगे IR, तो आई यहाँ से ले लेते हैं भाई, ये रहा आई, तो आई को यहाँ पे रखेंगे, जैसे आपने रखा तो वी एस बन गया आपके पास NAB/KR। मतलब फ़र्क क्या रहा, देखो सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, सेंसिटिविटी क्या है NAB/K है, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है NAB/K के साथ R आ गया है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इन चीज़ों को याद कर लेना है। एंड ज़रूरी पॉइंट कैसे है, होगा क्या, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाते हो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, तो कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी या सेम रहेगी। अब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हो, कर दिए, n को 2n कर दिया, कोई बात नहीं 2n हो जाएगा यहाँ पे। भाई जब 2n हो गया है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के साथ साथ लेंथ भी तो बढ़ी है, तो मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया ना। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मतलब 2R नीचे और 2n ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 2NAB/2KR हो गया, क्योंकि R डबल हो गया ना अब, तो ये कैंसिल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वैसी की वैसी रहने वाली है, सिंपल। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हुआ। चलिए आगे आता है आपके पास कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं भाई, देखो कन्वर्जन, सबसे पहले कन्वर्जन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो एमीटर अगर आपको बनाना है, एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है, एंड करंट मेजर करने के लिए उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो तो मिनिमम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 तो चलो नहीं होगा क्योंकि 0 आइडियल के लिए हो सकता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कर रहे हैं। कैसे बना सकते हैं, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई। तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट का मतलब होता है मिनिमम रेजिस्टेंस, या सिर्फ आप पैरेलल मत बोलो, आप शंट बोल दो। शंट का मतलब है कि मिनिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू, मिनिमम रेजिस्टेंस है जो, उसको पैरेलल में लगा देते हैं। बस इस तरीके से समझो कि इसके पैरेलल में हम एक मिनिमम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल असेंबली को बोला जाता है क्या, कि गैल्वेनोमीटर को हमने बना दिया किसमें, एमीटर में। ओवरऑल असेंबली को हम बोल देंगे क्या, कि गैल्वेनोमीटर बन गया आपका क्या, एमीटर। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, आपने जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस पुट किया है, शंट पुट किया है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें, ठीक है। तो यहाँ से पीछे से करंट आया I, ये करंट यहाँ से डिवाइड हुआ, यहाँ पे चल गया IG करंट, यहाँ पे चला गया IG करंट, क्लियर है। एंड यहाँ पे चला गया I माइनस IG करंट। अब पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है हर एक ब्रांच में, तो यहाँ की जो वोल्टेज है उसको इक्वल कर देंगे इस वोल्टेज के। तो देखो इसकी वोल्टेज कैसे लिखेंगे, V क्या होता है भाई, IR से लिखते हैं, V को कैसे लिखते हैं, IR से, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी वोल्टेज कैसे लिखी, इसमें जाने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो वो लिख दिया IG कैपिटल G इज इक्वल टू हो गया किसके, इसमें से जाने वाले करंट और इसकी रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन के। तो इसको भी कर दिया I माइनस IG S। तो मैंने क्या बोला भाई, जिसकी वैल्यू को पुट करना होता है उसको आपको फाइंड आउट करना है, बस S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, या तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा सीधा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है उसको आप एमीटर कैसे बनाओगे। तो सिंपली आपने क्या बोलना है कि एक स्मॉल वैल्यू का, मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर को, तो उस कंप्लीट असेंबली को हम क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट असेंबली को हम बोलते हैं एमीटर। एंड जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, समझ गए। चलो इसी तरह से आपके पास गैल्वेनोमीटर को बनाना होता है किसमें, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है कि सारे सिस्टम का, सारे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप वहीं पर हो जाए, यही होता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। तो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का पहले से ही हाई है, तो हम क्या करेंगे, एक और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा देंगे। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पहले से हाई है और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हैं। मान लो ये 50 है, यहाँ पे फिर से 50 लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। बट यहाँ पे रिवर्स था, अगर ये 50 है और यहाँ पे हमने 5 लगा दिया तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता, और भी मतलब मैक्स होता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा तो चलो मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के अंदर, कैसे, अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा दें, सिंपल है। चलो अब इसके बाद करना क्या आपको, कि जिस वैल्यू को हम पुट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है रेजिस्टेंस की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये करंट आ रहा है IG और ये रेजिस्टेंस है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, कैपिटल G कैपिटल R।
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो ये करंट आ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई वोल्टेज लगी होगी, तो वो वोल्टेज लिखी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होगी, आई आर। आई कितना है, आई जी। रेजिस्टेंस कितना है, जी प्लस आर। इस आई जी को इसके नीचे किया, इसको उधर ले गए तो यहाँ पे हो गया माइनस का, और आपके पास आ गई आर की वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। एंड क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है वो मैंने आपको बता दी है, जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंड क्या होता है इसके अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 1-2 नंबर में ही सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है एंड बहुत आसान है। क्या है देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपके पास आपने क्या किया कि ये मान लिया कि जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो कॉमन सी बात है कि करंट होगा इस तरीके से, रिवर्स डायरेक्शन में होता है करंट, सिंपल है। चलो अब देखो कितनी दूरी पर कर रहा है, आर पर, तो करंट कैसे बनेगा भाई, आई इज इक्वल टू ई टी बनेगा। करंट से क्यों डील कर रहे हो सर, भाई हमें चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आई और ए का, तो सिंपल है, आई तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। चलिए अब आई होता है ई बाई टी, ई मतलब चार्ज कितना, ई वाला, नीचे टाइम टी, टी कितना टाइम होगा। वैसे तो हम क्या लिखते हैं, वैसे हम लिखते हैं टाइम निकालने के लिए 2πr/v लिख देंगे, ठीक है। बट v क्या होगा, ओमेगा आर होगा, तो r से r कट गया तो आपके पास बचा क्या, 2π/ω, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ही यूज़ करनी होगी। तो t हुआ कितना, 2π/ω, इसको यहाँ पे रखा तो आपके पास क्या बन गया, e ω/2π बन गया। m को क्या बोलते हैं, आई ए से बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, आई को यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड ए क्या होगा इसका, इसका ए क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखा पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास साथ में बच गया क्या, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। बट हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, वी बाय आर होता है। हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, वी बाय आर होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास रिलेशन बना ये हाफ ई वी आर, हाफ ई वी आर बच गया हमारे पास, सिंपल है। तो अब देखिए बोहर जी ने क्या बोला था कि एम वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन 2π होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, यहाँ से हम निकाल लें वी आर की कंडीशन, तो हम यहाँ से वी आर निकाल लेते हैं, एन एच अपॉन 2π हो गया, 2π के साथ m नीचे चला गया, m नीचे चला गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो n गायब है, तो हमने ये क्या किया भाई, सिर्फ एक ऑर्बिट के लिए बात करी, मीन्स n को 1 पुट कर दिया हमने। तो ये बन गया आपके पास क्या, ई एच अपॉन 4πm, एंड इस ई एच अपॉन 4πm को ही बोला जाता है क्या, बोहर्स मैग्नेटन। क्या बोला जाता है, बोहर्स मैग्नेटन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ निकालना था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर रेडियस जिसका है r उसमें घूम रहा है ऑर्बिट में, एंड जो इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज है e, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस टॉपिक को। एंड ये था आपका चैप्टर नंबर 4। अब बारी है चैप्टर नंबर 5 की, चलिए उसे भी करते हैं ख़त्म। करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड फास्ट रिवीजन है कि ये वीडियो रहने वाला, मतलब बहुत जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर 2021 कोर्स। इस चैप्टर को रिवाइज करवाया जा रहा है। एंड इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास के बाद या जैसे ये वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ को एंड अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फास्ट रिवीजन, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास आता है वो कौन सा आता है, वो आता है भाई मैग्नेट। वैसे तो देखो इस चैप्टर में से मोस्टली क्या पढ़ना, आपको सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है और ज़्यादा कुछ इसमें अब नहीं बचा है, तो फिर भी थोड़ा बेसिक जो है उसको पढ़ते हैं। मैग्नेट क्या होता है, देखिए ए मैग्नेट इज़ ए मटीरियल। सिंपल सी बात है कि मैग्नेट जो होता है एक मटेरियल होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट होता है, ठीक है, उसको आप एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर एक मटेरियल बोल सकते हो जो क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देखिए जो हमने बोला कि जो मैग्नेट है वो एक मटेरियल है जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो इसका इफेक्ट होता है ना, मतलब जो इसका प्रभाव होता है वो, मतलब वो कह सकते हो कि
प्रभावशाली है ये बिल्कुल, ठीक है। मतलब इसके इफेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही बोला है मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट की ये मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सारा काम यही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है मेनली मैग्नेट के अंदर। चलिए, तो मैग्नेट हो गया कि मैग्नेट क्या होता है। अगर बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है सिंपली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सर क्या बता रहे हो आप, ये अभी आप बोल रहे हो कि इमेजिनरी होती हैं, फिर ये दिखती कैसे? भैया इनका इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी लाइन विच गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर, एक चित्र की तरह इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। एंड उसको आप कैसे करते हो, जैसे कि आप एक मैग्नेट लो, एक A4 साइज का पेपर लो एंड उसको A4 साइज के पेपर को मैग्नेट के ऊपर रख दो, बार मैग्नेट के ऊपर, एंड उसके ऊपर आप आयरन फिलिंग करो। आयरन फिलिंग समझते हो ना, कि आयरन का चूर्ण जो होता है उसको डालो, तो आपको दिखेगा कि जो शेप बनेगी वो हूबहू इस तरीके से होगी जैसी ये यहाँ पर बनी हुई है, जैसी ये यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ये पिक्टोरियल है, मतलब चित्र में बना ली गई है अभी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड द मैग्नेट हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इनविजिबल है, बट हम इनको एक चित्र में उतार सकते हैं, चाहे वो मैग्नेट के आउटसाइड में हो चाहे वो इनसाइड में हो। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ से जो फील्ड लाइन्स है वो निकल रही हैं, नॉर्थ से जो फील्ड लाइन्स है वो निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। साउथ में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। मतलब आउटसाइड द मैग्नेट लाइन चलती है नॉर्थ से साउथ, लाइन चलती है नॉर्थ से साउथ, जैसा कि आपको ये यहाँ पर दिख भी रहा है, ये देखिए नॉर्थ से साउथ चल रही है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है, साउथ से नॉर्थ चलती हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो आगे का टॉपिक आता है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है भाई उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी कर लेते हो तो मतलब आपका नंबर जो है मतलब कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए भाई, दीज लाइंस फॉर्म कॉन्टीन्यूस क्लोज लूप। अभी मैंने बोला था कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है जो कि ये नॉर्थ ये साउथ, फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी, बट इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो देखो ना, ये क्लोज लूप बना दिया। तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं दीज लाइन फॉर्म्स कॉन्टीन्यूस क्लोज्ड लूप, दीज लाइन फॉर्म्स कॉन्टीन्यूस क्लोज्ड लूप। क्लियर है भाई। तो फर्स्ट हो गई। सेकंड की बात करते हैं, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरीके से, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मिल जाएगी भी डायरेक्शन, आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पे पढ़ना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन पे अगर किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन लेना चाहते हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो बस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, लार्जर द डेंसिटी ऑफ लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। कॉमन सी बात है, डेंसिटी का मतलब कि वहाँ पर क्या है कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, फील्ड लाइंस की होंगी ज़्यादा होंगी। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो दूर दूर है, यहाँ फिर भी ज़्यादा है, मतलब पास पास होंगी, बिल्कुल सटी हुई होंगी आपस से। तो वहाँ पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। कैसा फील्ड होगा वो, स्ट्रॉन्गर फील्ड होने वाला है भाई, सिंपल है। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ की बात करते हैं, दीज लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वही केस है कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन मिल जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे आपके पास जो टॉपिक आता है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वैसे तो हमने सर्कल के केस में, मतलब सर्कुलर लूप के केस में पढ़ा हुआ है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये साउथ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंड उस टाइम जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट लिखते हैं वो IA से लिखते हैं, मतलब करंट और एरिया से लिखते हैं, अगर हम सर्कुलर लूप की बात कर रहे होते हैं। एंड जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। तो ऐसा ही कुछ होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बट यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं
वैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ रहे होंगे। कैसे, देखो एक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लिया जो कि इस तरीके से है, ठीक है। ये आपके पास बार मैग्नेट ये बना दिया हमने। यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है नॉर्थ। इसकी एक अपनी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर एक पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस होगा, तो ये 2L हो गया। एक को ये नेगेटिव लिख रहा है, एक को पॉजिटिव लिख रहा है। नेगेटिव मतलब जैसे नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर आता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, यहाँ पे नॉर्थ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे कैपिटल M, एनी पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ। जैसे हम वहाँ पे करते थे एनी चार्ज मीन्स उसका मैग्नीट्यूड करते थे इंटू 2A कर देते थे। सेम उसी की तरह है ये क्वेश्चन भी, सेम उसी की तरह है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। स्मॉल m इज शोइंग हेयर द पोल स्ट्रेंथ। क्या शो करता है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ शो करता है। एंड 2L जो है वो क्या शो कर रहा है, डाइपोल लेंथ को शो कर रहा है। जो 2L है यहाँ पर देखिए, ये जो 2L है ये किसको शो कर रहा है, ये डाइपोल लेंथ को शो कर रहा है। एंड डायरेक्ट करते हैं इसको कहाँ से कहाँ, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो कहाँ से कहाँ होती है, वो साउथ टू नॉर्थ होती है भाई। कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। तो ये सिंपल है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो या फिर जूल पर टेस्ला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जूल पर टेस्ला। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक डायरेक्शन है इसकी, क्योंकि ये साउथ से नॉर्थ चलता है। कहाँ से कहाँ चलता है, साउथ से नॉर्थ चलता है। तो इसकी जो हम बोल सकते हैं कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हुआ आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गोज लॉ क्या होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ लिया था कि गोज लॉ क्या होता है। E.ds होता है हमारे पास। E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। एंड ये Q/ε0 हम क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर इसको मैग्नेटिज्म की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम यूज कर रहे होंगे तो लिखते हैं। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन B.ds ds मतलब डेल S इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। 0 क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ पर एक एरिया लिया, क्या लिया, यहाँ पे एक एरिया लिया। इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है कि जो इस एरिया का एरिया वेक्टर है जिसको हम डेल S बोल रहे हैं, वो इसके साथ एक थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। एंड इस पे हमने एक छोटा सा एरिया एनक्लोज किया कि जिसमें से हम चेक कर रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस करके जा रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा भाई, अगर हमने एरिया क्लोज कर लिया है तो फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जो जितना फ्लक्स इनकमिंग हो रहा होगा उतना ही आउट गोइंग होगा। मतलब जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही होंगी। तो दैट्स वाई जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। This law suggests that the number of magnetic field line leaving any closed surface is always equal to the number of magnetic field lines entering it। समझ में आ गया कि जो क्लोज सरफेस है उसमें जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी उतनी ही लीव कर रही होंगी। सिंपल है। तो यही मैंने आपको पहले से बता दिया था। आपका टॉपिक हुआ मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरा चैप्टर इस पे कंसंट्रेट होता है, अर्थ एज ए मैग्नेट। माना गया है कि जो अर्थ है वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बट क्यों करता है उसका रीजन प्रॉपर ढंग से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब जो साइंटिस्ट है वो बता नहीं पाए। बट कुछ थ्योरीज है जो आपको पढ़नी है, एंड वो कुछ थ्योरीज अब ऊपर से पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला गया है, अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल इज समवेयर क्लोज टू द जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये है क्या सर, ये क्या बोल दिया आपने। देखो भाई, होता क्या है कि आपके पास अर्थ बोला गया है कि ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के अंदर हमारी जो अर्थ है इसका ये NG इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ये क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। एंड ये है इसका साउथ, मतलब जियोग्राफिक साउथ पोल। होता क्या है कि जब भी आप कोई भी नीडल लेते हो या बार मैग्नेट लेते हो, उसको बीच में से बांध के, बीच में से टाइट करके उसको जब लटकाते हो, फ्रीली ऐसे लटकाते हो, तो होता क्या है, जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ
अर्थ के नॉर्थ में रुकता है एंड साउथ जो है वो अर्थ के साउथ में रुकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर ये माना गया है कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा है, इस तरीके से पड़ा हुआ है, इस तरीके से पड़ा हुआ है कि यहाँ पे है क्या, साउथ है, एंड यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। बट इसको बोला जाता है क्या, देखो मैंने बोला यहाँ पे साउथ है एंड यहाँ पे नॉर्थ है, बट यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, NM लिखा हुआ है। ये NM क्यों लिखा हुआ है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखो फील्ड लाइन से एंटर कर रही हैं, फील्ड लाइन से एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर कॉमन सी बात है कि अंदर है साउथ, यहाँ पे कॉमन सी बात है कौन है, नॉर्थ। ये तो सिर्फ एक नोटेशन है, इस साउथ के चक्कर में हम इसको VS लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एंड देखिएगा हमने बीचों बीच एक लाइन निकाल दी यहाँ से, अर्थ के बीचों बीच, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आपके पास, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हमारी अर्थ घूमती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। इस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरीके से, मतलब बीचों बीच कट। तो इस कट को बोलते हैं क्या, जियोग्राफिक इक्वेटर। एंड जो अंदर मैग्नेट पड़ा हुआ है, जो अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैग्नेट पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने एक लाइन इस तरह से निकाल दी। इस सीधी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस हम बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग फिर हमने अर्थ को कट कर दिया 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में। तो ये हुआ क्या, इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर हुआ ये आपके पास, मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या बोला गया था, इन आउटर कोर ऑफ अर्थ आयरन, निकल एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मेटल्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन फॉर्म एंड फ्लो इन ए डिफाइंड पाथ। मतलब क्या बोला गया कि जो आउटर कोर होता है अर्थ का, उसमें आयरन, निकल एंड स्मॉल अदर क्वांटिटीज जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं एंड वो एक डेफिनेट पाथ में फ्लो करती हैं। दिस फ्लो ऑफ लिक्विड आयरन एंड अदर मेटल्स जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विच इन टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी थ्योरी है ये, मतलब आप इसको सेकंड थ्योरी बोल सकते हो, ठीक है। एक थ्योरी ये है, एक पहले हमने पढ़ ली कि मैग्नेट रखा हुआ है। एक थ्योरी ये है कि भाई मोल्टन पार्ट में कौन अवेलेबल है, आयरन, निकल और अदर जो क्वांटिटीज जो हेल्प करते हैं करंट बनाने में, एंड वो फ्लो कर रही हैं। फ्लो होने की वजह से करंट बन रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 थ्योरी है कि अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। लेकिन आगे की तरफ चलते हैं, और भी हमारे पास आता है मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं जियोग्राफिक मेरिडियन एंड यहाँ पे लिख रहे हैं एक मैग्नेटिक मेरिडियन। इनको समझते हैं पहले। देखो देखो आपके पास जो ये एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस जियोग्राफिक एक्सिस में से मैंने एक वर्टिकल प्लेन निकाल दिया, इसके बीचों बीच एक प्लेन निकाल दिया, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। बीचों बीच एक प्लेन निकाल दिया, उस प्लेन को बोला जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। सेम हमने क्या किया, सेम हमने एक वर्टिकल प्लेन पास कर दिया, किसमें से, मैग्नेटिक एक्सिस के बीचों बीच, ठीक है। तो जब आप इस मैग्नेटिक एक्सिस के बीचों बीच एक प्लेन को पास कर रहे होंगे तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ओके चलिए, तो ये चीज क्लियर होगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, सिंपली वर्टिकल प्लेन है जो हम पास कर रहे हैं, किसमें से, एक बार जियोग्राफिक एक्सिस में से और एक मैग्नेटिक एक्सिस में से। चलिए अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। तो इस तरीके से हमें ये शेप मिल जाएगी, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, मतलब ये जैसे कॉपी के 2 पेज होते हैं, इस तरीके से आपको प्लेन मिल गए। ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो एक प्लेन मतलब उसमें से हमने एक वर्टिकल प्लेन पास कर दिया, वो किस में से पास किया भाई, मैग्नेट में से तो पास किया है। किस में से पास किया, मैग्नेट में से। तो कॉमन सी बात है कि जो हमारा फील्ड होगा वो सारा इसी एक प्लेन के ऊपर होगा, और वो 2 तरीके से होगा कि इधर आपका हॉरिजॉन्टल, इधर आपका वर्टिकल। क्लियर है, तो इन्हीं पे बेस हम करते हैं। अब क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, देखो भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को शो करते हैं किससे, अल्फा से। होता है क्या ये एंगल होता है किस किस के बीच में, जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का। क्लियर है, किस किस के बीच का, ये जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है। तो ये वो आपका फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप।
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप की अगर बात करें, देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप में होता क्या है। हमने अभी बोला कि यहां पर होगा इसका हॉरिजॉन्टल, यहां पर होगा वर्टिकल कंपोनेंट और यहां पर होगा रिजल्टेंट। तो भाई अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर, जिसको हम एच ई बोल रहे हैं, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम वी ई बोल रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है इधर, तो इनका रिजल्टेंट इधर जा रहा है। तो भाई हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और या फिर हम बोलते हैं इसको डिप। क्या बोलते हैं? डिप बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर हम इसको बोलते हैं डिप, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हुआ आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे? अरे कॉमन सी बात है भाई, ये अगर आपको निकालना है, ये देखो यहाँ एंगल बन रहा है, डेल एंगल बन रहा है, तो आप कौन सा कंपोनेंट लोगे? कोस कंपोनेंट लोगे। तो कोस बेस कितना है? बेस इज एच ई, नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आएगा? बी आ जाएगा। ये जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? एच ई इज इक्वल टू बी ई कोस डेल आ गया, ठीक है। सेम आप निकाल सकते हो किसको? वर्टिकल कंपोनेंट को, जिसमें हम क्या करेंगे? वी ई इज इक्वल टू बी ई साइन डेल कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन डेल कर देंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो इससे आगे रिलेशन आता है आपके पास, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय। देखो ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय। देखो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दिया, वर्टिकल इस तरीके से दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच का एक रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि जो वी ई है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वो किसके इक्वल है? वो टेन ऑफ डेल के इक्वल है। मतलब टेंजेंट आ जाता है किसका? डेल का। एंड ये किसको शो करता है? ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है? चलिए, तो बस यही था इस लेक्चर में। बहुत छोटा सा हमारा ये लेक्चर था। मैंने पहले बोला था कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जितना आपके कोर्स में अवेलेबल है इस चैप्टर के अंदर, वो सारा आपको यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा। तो ये सारा रिवाइज करवा दिया गया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो इस लेक्चर की मीन्स को बैटल बैच 13 की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दी जाएगी, मिल जाएगी। वहाँ पर उसको ले लीजिएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि जितने भी लिंक, जितने भी PDF, जितने भी नोट्स होते हैं सारे आपको वहाँ पर मिलते हैं। एंड चलिए, इसी के साथ बैटल बैच की 13th क्लास को करते हैं ख़त्म। एंड आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा बैटल बैच में। बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ रहे हैं, एक फास्ट वे में, एक छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू हम रिविज़न कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को, सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।